द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर्ब्स रिपोर्ट की, जिसके सामने आने के बाद मोदी जी के अंधभक्त, भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों की आंखें जो हैं वो चौंधिया गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। बड़ी द्विधा में है वो। और अब वो मोदी जी के गुणगान में क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, मोदी जी को डिफेंड करने के लिए क्या जवाब देंगे, ये सभी सवाल उनके ज़हन में इस वक्त घूम रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की जानी मानी पत्रिका फोर्ब्स ने 10 शक्तिशाली यानी कि 10 पावरफुल देशों की, मुल्कों की एक सूची जारी की है, एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत का नाम किसी भी पायदान पर नहीं है। जी हाँ, ना टॉप 5 में, ना टॉप 10 में और ना ही अंतिम पायदान पर। टॉप 5 में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि मुस्लिम देश सऊदी अरब 9वें स्थान पर है, यानी कि 9th पोजीशन पर शामिल है। मुस्लिम देश सऊदी अरब का टॉप 10 देशों में शामिल होना अंधभक्तों के लिए 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अंधभक्त अक्सर ये कहते हैं कि देखो मुस्लिम देश पाकिस्तान का क्या हाल है, कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांगने पर वो मजबूर है। अरे देखो देखो बांग्लादेश का क्या हाल है, अफगानिस्तान का क्या हाल है, जहां कभी भी राजनीतिक और आर्थिक हालत सामान्य नहीं रहे। इन्हीं मुस्लिम देशों का हवाला देकर मोदी भक्त ये कहते नहीं थकते कि हिंदुओं के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में हिंदू और भारत को नई पहचान दिलाई है और उन्हें गर्व का एहसास कराया है। दावा किया जाता था कि मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ जहां दुनिया भर में भारत कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देश अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब ने अपनी कामयाबी से न सिर्फ अंधभक्तों को करारा तमाचा मारा है, बल्कि उसने ये सबक भी सिखाया है, ये साबित कर दिया है, ये सबक पढ़ाया है कि सिर्फ विकास के दावों का ढोल पीटने से और ढोंग करने से देश आगे नहीं बढ़ता, बल्कि ग्राउंड लेवल पर काम भी करना पड़ता है। सऊदी अरब भी अगर काम की जगह पर चाटुकारिता को तरजीह देता, उसको आगे रखता और विकास के दावों का ढोल पीटता, खोखला ढोल पीटता रहता, तो आज उस मुकाम पर नहीं होता। झूठ की जमीन पर अगर वो भी विकास की फसल काट रहा होता तो उसे ये उपलब्धि हासिल नहीं होती। यह रिपोर्ट भारत का नेतृत्व करने वाले सियासतदानों के लिए एक सबक है, एक झटका है कि सिर्फ जुमलेबाजी से देश नहीं चलता, बल्कि उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। विदेश से ज्यादा अपने देश में रहकर काम करना पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास सिर्फ नारों और कागजों में ही नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि इसका अमली जामा भी पहनाया जाना चाहिए। सब मिलकर साथ चलेंगे, देश के विकास में कदम से कदम मिलाएंगे तो निश्चित रूप से भारत 9वें तो क्या पहले मुकाम पर भी पहुंच जाएगा, वो भी हासिल कर सकता है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इस खबर के आते ही एक यूजर ने रिपोर्ट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों पर तंज कसते हुए यह लिखा कि विश्व गुरु का डंका खत्म हो गया। दोस्तों, अब जब बात भारत के विकास की हो ही रही है तो रुपये की बात भी कर लेते हैं। उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, जो डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, एक डॉलर की कीमत जो है वो 87.29 रुपए पहुंच गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 87.29 रुपए। रुपए में इतनी बड़ी गिरावट इससे पहले कभी दर्ज नहीं हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के वक्त $1 की कीमत ₹1 थी, लेकिन आज यही $1 मजबूत होते हुए 87 यानी कि 87 रुपए तक का हो गया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर भारी टैरिफ लगाया है। अमेरिका के इस कदम के जवाब में तीनों देशों ने भी अमेरिका के खिलाफ व्यापार में सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। ट्रेड वॉर की वजह से भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार पर इसका असर पड़ रहा है और ग्राहकों को लॉस हो रहा है। 6 प्रमुख जो करेंसियां हैं उसके मुकाबले भी डॉलर मजबूत हुआ है। डिमांड अधिक होने के कारण डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर। इंडियन मार्केट से विदेशी निवेशक भी अपना पैसा अब निकाल रहे हैं, जिसके कारण भी रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। रुपये की कमजोरी का असर न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी पर पड़ेगा, बल्कि आम जनता और व्यापार जगत पर भी इसका भरपूर और बड़ा असर होगा।
के सामान आयात करने पर ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे और आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते ये और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों महंगाई भी बढ़ेगी। इसके अलावा विदेशों में पढ़ाई करने वालों को भी रुपए की कमजोरी के कारण ज्यादा पैसे अब खर्च करने पड़ेंगे। विदेश यात्रा पर जाने के लिए लोगों को अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने पर एक यूजर ने चिंता जाहिर करते हुए मोदी सरकार पर तंज कसते हुए एक्स पर यह लिखा है कि सरकार से बाहर बैठ रुपये को डॉलर से बराबर कर रहे थे, आज रुपया रोज गिर रहा है, लेकिन मजाल है जबान से कुछ निकल जाए। वाकई इतने झूठे लोग नहीं देखे। एक अन्य यूजर ने यह लिखा कि रुपया फिर धड़ाम से गिरा, 87 रुपए प्रति डॉलर हो गया है। ट्रंप ने अभी भारत पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है, तब यह हाल है, जब लगा देंगे तब क्या होगा, तब तो 90 पहुंच जाएगा। मोदी के कार्यकाल में रुपये के पतन का नया रिकॉर्ड बन रहा है, लेकिन वो अटूट रिकॉर्ड बनाकर जाएंगे। रुपये की गिरावट प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की असफलताओं का भी सूचक है। मोदी जी अपने यार को समझा भी नहीं पा रहे हैं। यार पागल हो गया है, वो तो पूरी दुनिया पर हल्ला बोलने के मूड में है। पता नहीं क्या क्या गिराएगा, क्या क्या तोड़ेगा। इस यूजर का इशारा दोस्तों ट्रंप की तरफ है, जिन्होंने दूसरे देशों से अमेरिका में आयात होने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगाई है, जिसका असर रुपए पर भी पड़ेगा। एक अन्य यूजर ने एक आंकड़ा जारी करते हुए यह दावा किया है कि नेहरू के समय $1 की कीमत ₹1 थी, जबकि आज $1 की कीमत 87 रुपए है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो किसी को भी अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चुनाव के मौके पर बात बात पर इंदिरा गांधी और नेहरू से अपने शासन की तुलना पर एक सोशल मीडिया यूजर मोदी पर भड़क गया। उसका गुस्सा जाहिर करते हुए उसने एक्स पर लिखा, इनसे कोई भी बात कीजिए ये उसको 70-75 साल पहले का गिनाने लगेंगे। अरे इतने यूनिवर्सिटीज बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, फैक्ट्रीज लगी हैं और जाने क्या क्या किया गया है इतने सालों में, वो कभी नहीं गिनाए हो आप। इनसे जवाब मांगा जाए तो ये नेहरू के समय में भागने लगते हैं। आपने क्या किया है वो बताइए, ना कि दूसरों के बारे में बात कीजिए। रुपये का दाम क्यों गिर रहा है उस पर बात कब करेंगे। अब बात करते हैं बजट की दोस्तों। दिल्ली चुनाव प्रचार में मोदी जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मोदी जी ने दावा किया है कि अगर किसी की सैलरी 12 लाख होती तो नेहरू के समय में 3 लाख, इंदिरा गांधी के समय में 10 लाख और पिछले कांग्रेस शासन काल में 2.5 लाख उन्हें जो है बतौर टैक्स देना होता, लेकिन बीजेपी के काल में इस पर ₹1 भी टैक्स नहीं लगेगा। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जब इतनी बड़ी बात कहेंगे तो जाहिर है प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो इस दावे पर लोग सवाल उठाएंगे ही। कईयों ने मोदी और नेहरू के समय के रुपए और डॉलर की तुलना की है, तो कई लोग उस समय और आज के दौर की महंगाई का भी जिक्र कर रहे हैं। एक यूजर ने मोदी जी के बयान पर तंज कसते हुए लिखा कि मोदी के इस बयान को सुनकर चौथी पास राजा की कहानी पर आप भी यकीन करने लगेंगे। इतने बड़े बड़े झूठ बोलने की कला उन्होंने संघ के प्रचारक के रूप में ही साधी होगी। संघ को झूठ प्रशिक्षण का एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलना चाहिए। मोदी जी उसके संस्थापक कुलाधिपति होने चाहिए। एक दूसरे यूजर ने मोदी जी पर निशाना साधते हुए लिखा कि आदमी पूरी तरह से सठिया गया है। नेहरू ने ये किया था, नेहरू ने वो किया था, नेहरू ने ये नहीं किया था, मैंने ये किया है, मैं नेहरू से ऐसे बेहतर हूँ। ये चाहता है कि पूरी दुनिया नेहरू से बेहतर इन्हें मान ले, जो इसके अगले 7 जन्मों में भी नहीं होने वाला है। दोस्तों मोदी सरकार 3.0 की बजट को लेकर बहस जारी है। ये बजट किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदेह, इस पर सोशल मीडिया पर कई सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बजट पर एक यूजर ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ये लिखा है, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। क्या लिखा है देखिए आपकी स्क्रीन पर। इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि सरकार इस वित्तीय वर्ष में आम आदमी से 12.6 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स वसूलेगी और उद्योगपतियों से सिर्फ 9.8 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि इस इंसान ने बचपन में गरीबी देखी है। बजट को लेकर एक और बड़ी खबर है दोस्तों। 5 फरवरी को दिल्ली चुनाव को लेकर मतदान होना है। मतदान से पहले बीजेपी की तरफ से बजट की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए दिल्ली के वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई है। मामले पर पत्रकार रवीश कुमार ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए ये लिखा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि दिल्ली के लिए बजट में घोषणा नहीं होगी।
बीजेपी के विज्ञापन में बताया जा रहा है कि दिल्ली वालों के लिए बजट में क्या घोषणा हुई है। अब दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है, लेकिन आपको भी पता है कि होना हमारा कुछ नहीं है। अब बात हरियाणा की सियासत की करते हैं। सीएम नायाब सैनी के बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बटौली भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज के निशाने पर आ गए हैं। विज ने गोहाना के पत्रकारों से बातचीत के दौरान रेप के आरोपों से घिरे मोहनलाल बजौरी को पद छोड़ने की नसीहत दी है। विज ने कहा कि अगर आडवाणी जैसे बड़े नेता किसी आरोप के चलते पद से इस्तीफा दे सकते हैं तो मोहनलाल बजौली क्यों नहीं। हरियाणा में चल रहे खींचतान पर एक यूजर ने जो लिखा है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ट्वीट है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। इन्होंने लिखा कि हरियाणा में अभी बीजेपी सरकार को 3 महीने ही हुए होंगे मगर गृह युद्ध शुरू हो गया है। अनिल विज मुख्यमंत्री नायाब सिंह पर हर दिन हमले कर रहे हैं। उनके निशाने पर मोहनलाल खट्टर भी हैं और पार्टी अध्यक्ष बजौली भी हैं। क्या चाहते हैं अनिल विज, मुख्यमंत्री की कुर्सी या कुछ और? क्या करेंगे हाईकमान, विज की छुट्टी या नायाब सिंह के पर कतरे जाएंगे? विज ने तो पासा चल दिया है, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी एनडीए सरकार में घमासान की खबर है और ये दावा शिवसेना नेता संजय राउत ने एक अखबार में किया है। संजय राउत के मुताबिक सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे के बीच अनबन है। बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के फोन जो है वो टेप करवा रही है। एक विधायक ने उन्हें ये बताया है कि शिंदे टूट गए हैं, वे शून्य में चले गए हैं। अगर ऐसा है वाकई दोस्तों तो ये बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन की बात हो जाएगी। बता दें आपको कि शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया था, लेकिन बीजेपी को ज्यादा सीट मिलने पर शिंदे की जगह फडणवीस को सीएम बना दिया गया। खबर है कि फडणवीस के सीएम बनने से शिंदे अंदर ही अंदर बीजेपी से नाराज हैं, कुड़ रहे हैं और अब ये नाराजगी राउत के मुताबिक सामने आती हुई भी नजर आ रही है। अब क्या होता है क्या नहीं ये तो आगे देखने वाली बात होगी। अब बात महाकुंभ हादसे की करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ हादसे को लेकर हंगामा अभी भी जारी है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हादसे के लिए सीएम योगी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की। हादसे को लेकर विपक्ष नेता योगी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हादसे से जुड़ी तमाम जानकारी जनता से शेयर करने की मांग कर रहा है विपक्ष। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपना प्यार अपना सुझाव कमेंट में जरूर लिखा करिए, क्योंकि आपके प्यार आपके सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती हैं, इसलिए कमेंट जरूर किया करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।